का सेशन है हमारा पॉलीमर के ऊपर, है ना। जैसे कि पहले आपको इन्फॉर्म किया जा चुका था कि आज का सेशन पॉलीमर पे होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज के बाद अब हमें नीट तक पॉलीमर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये चैप्टर हम आज के आज अभी के अभी कंप्लीट करेंगे। कोई बीच में प्रॉब्लम हो तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो क्लास के लास्ट में मैं लूंगा, है ना। उससे पहले अपन लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सेशन है आज का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 का पॉलीमर टॉपिक, है ना। चलिए ठीक है। तो पॉलीमर के बारे में आप लोग वैसे क्या जानते हैं? कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पहले से होगी पॉलीमर के बारे में, है ना। पॉलीमर का मतलब क्या होता है इतना बेसिक सबको पता होगा। हम सब जानते हैं, हम सब बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, हो सकता है कोई जेई का स्टूडेंट हो, फिर वो इस बात को जानता होगा बेटा कि हमारी बॉडी में सेल्स होती हैं, है ना। तो हमारी बॉडी एक मतलब बेसिक जो फंडामेंटल यूनिट है हमारे बॉडी की वो क्या है? सेल है। तो सेल से फिर टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम, और फिर जाकर के बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो एक तरह से देखा जाए कि किसी भी लिविंग बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है? एक सेल है, लिविंग सेल है। तो इस तरह से वो जो लिविंग सेल हुई ना बेटा, वो एक मोनोमर यूनिट हुई। और जो पूरी की पूरी बॉडी है ना, एक तरह से उसको हम एज अ पॉलीमर कंसीडर कर सकते हैं। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे हम लोगों ने देखा होगा, हमारे सबके अपने पास अपने घर होंगे। घर किससे बने हुए हैं? दीवारों से बने हुए हैं, बहुत सारी दीवारों से। दीवारें किसकी बनी हुई हैं? ईंटों से बनी हुई हैं, है ना। तो एक ईंट, है ना, वो एक ब्रिक आप ले रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, तो वो पूरे घर का एक एक मोनोमर यूनिट कहलाएगी। तो एक कोई सी छोटी सी स्ट्रक्चर जो बार बार अपने आप को रिपीट करके एक बड़ी सी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती है ना, तो वो छोटी वाली स्ट्रक्चर मोनोमर, और जो बड़ी सी स्ट्रक्चर का जो रिजल्ट हमें मिल रहा है वो क्या कहलाएगा? पॉलीमर कहलाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा इसी पॉलीमर के ऊपर होगा। ठीक, आइए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम, जैसा कि अपनी आदत है कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम उस चैप्टर के फंडामेंटल्स से बात करेंगे, है ना। जो बेसिक्स हैं, जो उस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, या हम जिन चीजों को जान ले वो चैप्टर हमारे लिए आसान हो जाता है, हम कुछ उन पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। तो उन फंडामेंटल्स में सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है कि व्हाट इज पॉलीमर। और एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी पूछा गया है आप लोगों से, पॉलीमर क्या है ना। तो क्या होता है बेटा पॉलीमर का मतलब? कि दो वर्ड से बना हुआ है। पॉली का मतलब होता है मेनी, और मर्स का मतलब होता है यूनिट, पार्ट या फॉर्म। मतलब बहुत सारे पार्ट से, बहुत सारी यूनिट से मिलकर बनी हुई कोई बड़ी सी स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? पॉलीमर कहलाती है। ठीक है, कैसे बनती है? बाय द ज्वाइनिंग ऑफ रिपीटेटिंग स्ट्रक्चर। ऐसी कोई स्ट्रक्चर जो बार बार अपने आप को रिपीट कर रही है, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, बड़ी सी स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन होगा, वो हमारे लिए पॉलीमर कहलाएगा। ठीक है, किस बॉन्ड से ज्वाइन होंगे बेटा ये लोग? कोवैलेंट बॉन्ड से ज्वाइन होंगे, है ना। उसके बाद इन्हें हम बोल क्या सकते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल। और आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रो मतलब क्या होता है? लार्जर मॉलिक्यूल जो होते हैं उनको हम इन रेफरेंस ले रहे हैं। दूसरा है अपने पास व्हाट इज मोनोमर। तो बेटा अभी हमने सीखा कि पॉलीमर बनाने के पीछे किसका हाथ है? मोनोमर का हाथ है ना। या एक मोनोमर यूनिट बार बार अपने आप को रिपीट करके पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एक सिंपल या रिएक्टिव मॉलिक्यूल वो क्या कहलाता है? मोनोमर कहलाता है। और ये पॉलीमर का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। ठीक है, आपको कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है, लास्ट में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए आप परेशान मत होना। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्लास में जो बताया जा रहा है उस पर फोकस करें, और साथ साथ मेरे साथ लर्न करने की कोशिश करें। पूरा चैप्टर हम अभी कभी खत्म करेंगे, और छोटी छोटी ट्रिक्स भी आपको बताएंगे कि इनके एग्जांपल्स, उनके यूजेस आपको कैसे आसानी से याद हो जाए। अब दो तरह के हम पॉलीमर देखते हैं बेटा, है ना। एक होता है होमोपॉलीमर, एक होता है कोपॉलीमर। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। ठीक है, होमो का क्या मतलब होगा? सेम। तो इसका मतलब ये होता है बेटा, जब कोई एक ही मोनोमर यूनिट बार बार अपने आप को रिपीट करके पॉलीमर का फॉर्मेशन करती है तो वो कहलाता है होमोपॉलीमर। और को का मतलब क्या होता है? को मीन्स टुगेदर, है ना। को मीन्स क्या होता है? टुगेदर। यानी कि दो डिफरेंट मोनोमर यूनिट आपस में ज्वाइन करके क्या बनाएंगी? पॉलीमर का फॉर्मेशन करेंगी, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? कोपॉलीमर। तो दो डिफरेंट यूनिट अगर मिल रही हैं तो कोपॉलीमर कहलाएगा। एक ही मोनोमर यूनिट बार बार रिपीट हो रही है तो होमोपॉलीमर कहलाएगा। और आगे जितने भी एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे, आप अपने सेंस से बार बार ये बताने की कोशिश कीजिएगा कि ये होमोपॉलीमर का एग्जांपल है या कोपॉलीमर का एग्जांपल है। ठीक है, आइए देखते हैं अब आगे। कुछ और फंडामेंटल पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि एडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ टाइप की रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास एक रूम है,
है ना, उस रूम में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, उस रूम में पॉसिबिलिटी है कि इस रूम से कोई निकल के बाहर जा सकता है ना, यानी कि इस रूम से कोई एलिमिनेट हो सकता है। तो एक रिएक्शन पॉसिबल है एलिमिनेशन रिएक्शन। हो सकता है उस रूम में कोई बाहर से आ जाए, यानी कि कोई ऐड हो सकता है। तो एक और रिएक्शन पॉसिबल है, क्या नाम है, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, दो तरह की रिएक्शन ये पॉसिबल है, और दो तरह की रिएक्शन कुछ पॉसिबल होती हैं। ठीक है, चलो उनको तो हम बाद में कर लेंगे। एक जैसे सब्स्टिट्यूशन हो गई और एक रीअरेंजमेंट हो गई, तो इनकी बात हम बाद में कर लेंगे। बेसिकली हम एलिमिनेशन और एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं। तो एडिशन रिएक्शन कौन से कंपाउंड शो करते हैं बेटा, किसके कैरेक्टरिस्टिक है? आप जानते हैं एडिशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का जुड़ना। और कोई चीज कहां जुड़ेगी, जहां पर कहीं ना कहीं मतलब स्पेस हो, जहां पर अनसेचुरेशन हो, जहां पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो एडिशन रिएक्शन जो होती है बेटा, ये अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है। अब बात आती है कि यार ये अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे कंपाउंड क्या करते हैं, इन डबल बॉन्ड, सपोज दैट अपने पास एक कोई रिएक्शन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, मान लीजिए अपने पास कोई रिएक्टेंट है बेटा, है ना। और अब हमें देखा कि यार यहाँ पर तो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड क्या डिनोट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अनसेचुरेशन। और अनसेचुरेशन होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, किसी चीज का एडिशन हो सकता है। तो एडिशन रिएक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो इस चीज को इसलिए याद रखना क्योंकि आगे जितने भी हम एडिशन पॉलीमर के एग्जांपल पढ़ेंगे, ये चीज बहुत काम आएगी। तो आपको रटना नहीं पड़ेगा एक भी चीज, है ना। तो ट्राई करना, अभी से देखते रहना। और जब कभी भी इस पे कोई ऐड होगा, सपोज दैट मैंने इसमें एक HCl ऐड कर दिया, है ना, या सपोज दैट H2 ऐड कर दिया, तो H2 ऐड करने से क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर। तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये बन गया। ठीक है, तो क्या डबल बॉन्ड इसमें अभी भी है कि गायब हो गया? डबल बॉन्ड गायब हो गया, यानी कि अनसेचुरेशन बढ़ा कि कम हो गया? बिल्कुल कम हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब जब एडिशन रिएक्शन होगी, कहां पर होगी, अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उसका रिजल्ट क्या होगा, डिक्रीज इन डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। अनसेचुरेशन का जो अमाउंट होगा वो कम हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एडिशन। ठीक है, दूसरा प्रोसेस अपने पास कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है। कंडेंसेशन रिएक्शन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड शो करते हैं जिसमें वन से ज्यादा, मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। जब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड एक दूसरे के पास आते हैं, तो उनके पास आने से उसमें आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन उस बॉन्ड के फॉर्मेशन से पहले उसमें से कुछ ग्रुप या कुछ मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है, वहां से वो रिलीज होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देखो, वाटर निकल सकता है, मिथाइल अल्कोहल निकल सकता है ना। इस तरह के कुछ कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा। और जब इन कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा, तो हम इन रिएक्शन को क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन रिएक्शन। तो आगे से सब लोगों को बेटा ये बात याद रखनी है कि व्हाट इज कंडेंसेशन रिएक्शन, क्या बताओगे? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट। और जब कभी भी अपने पास दो ऐसे मोनोमेरिक यूनिट हो, यानी कि दो ऐसे मॉलिक्यूल हो, दो ऐसे कंपाउंड हो जिसमें मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, और वो दोनों पास पास आए, तो फिर उनमें से वाटर या मिथाइल एल्कोहल, यानी कि आप सिंपल याद रखो, वाटर या एल्कोहल का एलिमिनेशन होता है। और इस तरह की रिएक्शन को हम लोग कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, और फिर उनमें आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो एडिशन रिएक्शन आगे जरूरत पड़ेगी क्योंकि एडिशन पॉलीमर के एग्जांपल पढ़ने हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन क्योंकि आगे चल करके कंडेंसेशन पॉलीमर के एग्जांपल पढ़ने हैं। तो अभी से चीजें याद रहें। ठीक है, आगे आपने, अच्छा आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा होगा, है ना। तो एल्डोल कंडेंसेशन भी तो एक कंडेंसेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। ठीक है, किस तरह से। अब बात आती है नेक्स्ट की, व्हाट इज पेप्टाइड लिंकेज। तो पेप्टाइड लिंकेज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं CONH से। ठीक है, आपने प्रोटीन के स्ट्रक्चर में बाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड ऐसा कुछ पढ़ा होगा, है ना। तो ये जो हम लोग पढ़ते हैं पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है, ये प्रोटीन स्ट्रक्चर में आप लोगों ने देखा होगा, और जब बायोमोलिक्यूल का हम लोग सेशन रखेंगे तो वहां पर मैं आपको इस चीज को समझाऊंगा। आइए फिर बात करते हैं, जो कि पॉलीमर के केस में कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है, जिन्हें बिना जाने तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे कुछ भी। तो आइए इन स्ट्रक्चर को देखते हैं। एडिपिक एसिड सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे पहला हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाना है एडिपिक एसिड का। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास एक कंपाउंड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है क्लास में, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो आप टुकड़ों में कहीं कहीं पढ़ते हो, वो सारी चीजें हम समराइज करके आपको यहीं पर बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलो, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिप्रेजेंटेशन हम लोग किससे करते हैं, RCOOH।
अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड में केवल सिंगल सी डबल OH ग्रुप पाया जाए, इसे हम बोलते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलेंगे बेटा? मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड कौन होते हैं? जिसमें केवल सिंगल सी डबल OH ग्रुप प्रेजेंट हो। अगर किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में मोर देन 1 सी डबल OH या 2 सी डबल OH ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसे क्या बोलेंगे? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें क्या हो जाएगा? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हम लोग इन शॉर्ट DCA लिख सकते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। इसका फॉर्मूला होता है बेटा ओम्स गैप। इतने सारे एग्जांपल हैं जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के एग्जांपल हैं, ठीक है। O फॉर क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड, जिसका की फॉर्मूला होता है COOH सिंगल बॉन्ड COOH, है ना। फिर आप क्या करो, एक एक CH2 बढ़ाते जाओ और आपको नेक्स्ट जो भी आपको दिख रहा है, जैसे M फॉर मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, ठीक है, एडिपिक एसिड और पिमेलिक एसिड, ठीक है, इन सब का फॉर्मूला आपको मिलता जाएगा। क्या करना है? एक एक CH2 आपको ऐड करना है, ठीक है। अब हमें किसका फॉर्मूला लिखना है बेटा? एडिपिक एसिड का फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो एडिपिक एसिड का देखो, ऑक्सैलिक एसिड में COOH, मेलोनिक एसिड में एक CH2 बढ़ाना पड़ेगा, सक्सिनिक एसिड में 2 CH2, ग्लूटारिक एसिड में 3 CH2, एडिपिक एसिड में 4 CH2। यानी कि हमारा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बेटा? देखो ध्यान से, ऐसे बनेगा, ठीक है। ये बनके तैयार हो गया एडिपिक एसिड का फॉर्मूला। अब बताओ सबको याद रहेगा हमेशा के लिए? बोलो, पक्का कंफर्म रहेगा ना? ठीक है। ये ओम्स गैप याद रखना, अगर कोई पूछे ओम्स गैप क्या है तो क्या बताओगे? ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन कौन आ गए? ओम्स गैप आ गया। पहला क्या है? ऑक्सैलिक एसिड, दूसरा मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड और पिमेलिक एसिड, ठीक है। चलो, स्टाइलिन का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, मतलब ये सब फंडामेंटल बेटा आपको आना चाहिए, वो तो मैं बता दे रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये स्टाइलिन का फॉर्मूला है, ठीक है, ध्यान देना, आगे जरूरत पड़ेगी। 1,3-ब्यूटाडाइईन, तो कैसे बनेगा 1,3-ब्यूटाडाइईन? ये 4 कार्बन हो गए ब्यूट के लिए, 1 और 3 पे, फर्स्ट कार्बन पे और थर्ड कार्बन पे हमें इन लगाना है। इन मतलब डबल बॉन्ड, ठीक है। बाकी बैलेंसीज आप हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दीजिए, बस, ठीक है। ये हो गया 1,3-ब्यूटाडाइईन का स्ट्रक्चर हो गया। टेट्राफ्लोरोइथेन का स्ट्रक्चर क्या होगा? C डबल बॉन्ड है, इधर 2 फ्लोरीन लगा दो, इधर 2 फ्लोरीन लगा दो, ये टेट्राफ्लोरोइथेन का स्ट्रक्चर हो गया। इथीन, इन लगा है, ठीक है। एक्राइलोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर क्या हो गया? CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। एक्राइलोनाइट्राइल की जरूरत पड़ेगी जब हम लोग पढ़ेंगे PAN, पर ऑक्सी एसिटोनाइट्राइल, आगे जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर बात आती है कैप्रोलेक्टम की। कैप्रोलेक्टम का फॉर्मूला होता है, बस ये CONH बना दिया हमने, अब यहां पर लगाना है CH2 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 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। तो कैप्रोलेक्टम का आगे स्ट्रक्चर आएगा, हम लोग देखेंगे फिर, ठीक है। फिर ऐसे आता है टेरेप्थेलिक एसिड का। टेरेप्थेलिक एसिड का आपको एग्जांपल मतलब फॉर्मूला याद रखना है। इसमें क्या लगेगा? 1 और 4th पोजीशन पे, बेंजीन रिंग के 1 और 4th पोजीशन पे COOH प्रेजेंट होगा, इसे हम बोलेंगे टेरेप्थेलिक एसिड। थैलिक एसिड किसे बोलेंगे? थैलिक एसिड में COOH ग्रुप कहां होंगे? बगल बगल होंगे, ठीक है। ये हो गया। मेलामाइन आगे आएगा। क्लोरोप्रीन आप बनाना चाहो तो बना लो, ठीक है। ये होता है 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइईन। तो अभी आप फॉर्मूला लिख के काम चला लो, ठीक है। अभी आगे जरूरत पड़ेगी इसकी, क्या लिखना है? 2, क्योंकि इसी से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, तो 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइईन, ठीक है। तो ये क्लोरोप्रीन है। नियोप्रीन इसी का पॉलीमर है, वो भी आगे आएगा। और फिनॉल की स्ट्रक्चर हम सबको पता ही होनी चाहिए, वो ये है फिनॉल, ठीक है। चलो, ये तो हो गया बेटा फंडामेंटल। अब आगे हम लोग एग्जैक्टली अब सच में पॉलीमर अब स्टार्ट हो रहा है आपका, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से सुनना। आओ देखते हैं क्या होता है मोनोमर। क्या होता है बेटा? हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। द रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट आर डिराइव्ड फ्रॉम सम सिंपल एंड रिएक्टिव मॉलिक्यूल नोन एज मोनोमर। मतलब पॉलीमर बनाने के पीछे जिसका हाथ है वो मोनोमर है। वो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं, रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो बार बार रिपीट करके खुद को पॉलीमर के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं और आपस में किससे लिंक्ड होते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं, ठीक है। जैसे ये एक ही यूनिट बनी है तो मोनोमर है, 2 यूनिट लग गई तो डाइमर हो गया, 3 यूनिट यहां पर आ गई तो ट्राइमर हो गया, एंड सो ऑन। तो फाइनली यहां पर पॉलीमराइजेशन हो गया, जहां पर मल्टीपल यूनिट्स का यूज हो गया,
है ना। जैसे आप यहां पर देखोगे स्टाइरीन, अभी पीछे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ये मैंने कितना लिया, n टाइम्स ले लिया। n टाइम्स लेने पर ये सारे के सारे आपस में एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ गए, इसका नाम हो गया पॉलीस्टाइरीन। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्चुअली पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, है ना। नेक्स्ट है अपने पास मोनोमर और पॉलीमर के कुछ एग्जांपल यहां पर लिखे गए हैं। जैसे देखो बेटा, इथीन को अगर हम पॉलीमराइज करेंगे तो क्या बन जाएगा, पॉलीइथीन, है ना, जिसे हम लोग इन शॉर्ट पॉलीथीन बोलते हैं, जो हम लोग घरों पे इस्तेमाल करते हैं, है ना, वो पॉलीथीन हो गया। ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, प्रोपाइलीन, उससे क्या बनेगा, पॉलीप्रोपाइलीन। ठीक है, यहां तक देखो, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, तो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन बन गया। विनाइल क्लोराइड, इसको पॉलीमराइज करेंगे तो क्या बन जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना। आइसोप्रीन क्या बन गया, पॉली आइसोप्रीन बन गया। ठीक है, और ये नेचुरल रबर होती है, आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहां पर है ब्यूटाडाइइन, तो हो जाएगा पॉलीब्यूटाडाइइन, है ना। इसी तरह आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में डीएनए और आरएनए, तो डीएनए और आरएनए कौन से मोनोमर यूनिट के बार बार रिपीट होने से बनते हैं, कुछ तो देखा होगा आपने, क्या बताओ जरा, किसी को पता है। डीएनए और आरएनए किस बेसिक स्ट्रक्चर या मोनोमर यूनिट के बार बार रिपीट होने से बनते हैं बेटा, न्यूक्लियोटाइड, है ना। और न्यूक्लियोटाइड खुद किससे बना होता है, बेस, शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये हो गया डीएनए और आरएनए का न्यूक्लियोटाइड। इसी तरह प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, अमाइनो एसिड से। ग्लाइकोजन किससे बना होता है, ग्लूकोज से। लिपिड या फैट किससे बना होता है, ग्लिसरॉल या फैटी एसिड से। और ये तीनों चीजें आपने कहां पढ़ी होंगी, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ी होंगी, है ना। और इधर आप देखोगे स्टार्च, स्टार्च किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज से। घर की दीवारें किससे मिलकर बनी होती हैं, ईंटों से। और ह्यूमन बॉडी किससे मिलकर बनी होती है, सेल से। तो ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हो ये सब मोनोमर यूनिट है, और ये सब के सब क्या है, उनकी पॉलीमर यूनिट है। ठीक है, मतलब वो पॉलीमर है, ये मोनोमर है। चलो आगे देखते हैं बेटा, है ना। अब ये है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर को क्लासिफाई कितने टाइप से किया जा सकता है, तो बेसिक अपने पास जो रेफरेंस है वो एनसीईआरटी का रेफरेंस है, और हम लोग एनसीईआरटी ही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको एक भी एग्जांपल याद नहीं करना पड़ेगा, जैसे जैसे बता रहा हूं, चूंकि अब पॉलीमर एक्चुअल में स्टार्ट हुआ है तो आपको एग्जांपल रटने की जरूरत नहीं है, आप बस मेरी बात सुनना। ठीक है, जैसे अगर लिखा, पहला लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, कि हमने वो पॉलीमर निकाला कहां से, एक्सट्रैक्ट कहां से किया, है ना। तो सोर्स क्या होगा, तो उसके बिहाफ पे हमने पॉलीमर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक पॉलीमर। देखो कितना आसान है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत आसान है ये चीज याद करना। जैसे नेचुरल पॉलीमर का आपको एक भी एग्जांपल नहीं याद करना है, आप सबको बायोमोलिक्यूल के एग्जांपल तो याद होंगे ना। जैसे मैं बोलूं सेलुलोज, तो आप क्या बोलोगे, सेलुलोज नेचुरल है कि हम बनाते हैं सेलुलोज, क्या लगता है आपको बताओ। ग्लाइकोजन और सेलुलोज, क्या ये हम सिंथेसाइज करते हैं या हमें नेचुरली मिलता है कहीं ना कहीं से, प्लांट से या एनिमल से, क्या लगता है आपको, जल्दी बताओ जल्दी, क्या होता है बेटा, कोई एग्जांपल, कोई जल्दी बताओ। सेलुलोज, ग्लाइकोजन, इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये नेचुरली मिलते हैं या हम सिंथेटिकली प्रोड्यूस करते हैं। चलो ठीक है, हाँ एग्जाम बहुत बढ़िया करते, तो नेचुरली मिलते हैं बेटा ना। तो जितने भी बायोमोलिक्यूल्स का आपको एग्जांपल आते हैं एक्स वाई जेड, सारे के सारे एग्जांपल किसके एग्जांपल हो गए बेटा, नेचुरल पॉलीमर के। तो एक भी एग्जांपल आपको याद नहीं करना है। ठीक है, मैंने बोला स्टार्च, ठीक है, सुक्रोज, ग्लाइकोजन, कितने भी, सेलुलोज, ठीक है, सारे के सारे क्या है, नेचुरल पॉलीमर है, तो एक भी याद ही नहीं करना आपको। दूसरा सुनो, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का एग्जांपल, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का एग्जांपल भी आपको एक भी याद नहीं करना है। ठीक है, कैसे, देखो उसका नाम ही है सेमी सिंथेटिक, यानी कि नेचुरल पॉलीमर में थोड़ा सा मैंने कुछ मिला दिया कि उसको हमने सिंथेसाइज कर लिया। ठीक है, बस उसी को बोलेंगे सेमी सिंथेटिक। तो एक भी ऐसा, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक चीज दिखाना चाहूं, देखो बेटा सेमी सिंथेटिक का एग्जांपल ध्यान से सब लोग देखो, आपको खुद पता चल जाएगा। देखो नेचुरल पॉलीमर का एग्जांपल क्या है, यहां पर देखो सेलुलोज है ना, और सेमी सिंथेटिक का एग्जांपल क्या है, सेलुलोज एसीटेट। तो आपको याद करने की जरूरत थोड़ी ना है यार, सेमी सिंथेटिक उसे क्यों बोला गया, क्योंकि वो कंप्लीटली सिंथेसाइज नहीं किया गया है, थोड़ा सा नेचुरल और थोड़ा सा सिंथेटिक फॉर्म को यूज किया गया है ना। तो सेमी सिंथेटिक का मतलब ऐसा हो जाएगा कि जहां पर हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल को ही थोड़ा सा केमिकली मॉडिफाई करके कन्वर्ट कर ले रहे हैं, उसे हम बोलेंगे सेमी सिंथेटिक। तो दोनों एग्जांपल देखो सेलुलोज डेरिवेटिव्स हैं, है ना, सेलुलोज डेराइव्स हैं। तो आपको कभी भी बेटा इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं कि यार सेमी सिंथेटिक एग्जांपल क्या था। ठीक है, एसीटेट और नाइट्रेट ये सब चीजें क्या है, केमिकल्स हैं। सेलुलोज क्या है, नेचुरल है, तो नेचर में कुछ भी थोड़ा सा मिला दिया तो वो हो गया कन्वर्ट, तो सेमी सिंथेटिक का एग्जांपल बन गया।
बाकी जो बच्चे सब सिंथेटिक है, तो सिंथेटिक का भी एक एग्जांपल आपको याद नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि नेचुरल आपको याद ही हो गया, नेचुरल में थोड़ा सा एसिड मिला, कोई भी केमिकल मिला दो, सेमी सिंथेटिक हो गए, बाकी जो बच्चे हैं वो क्या हो गए, सिंथेटिक पॉलीमर हो गए, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा आता है स्ट्रक्चर के बिहाफ पे हमने पॉलीमर को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, तो वो है एक लीनियर, दूसरा है ब्रांच और तीसरा है क्रॉस लिंक या नेटवर्क पॉलीमर। लीनियर मतलब एक लाइन में बना हुआ है, ब्रांच मतलब थोड़ा बहुत ब्रांचिंग हो गई, क्रॉस लिंक मतलब जो ब्रांचिंग हुई है वो उसमें भी आपस में एक दूसरे से ज्वाइनिंग हो गई, उसे हम क्या बोलेंगे, क्रॉस लिंक या नेटवर्क पॉलीमर बोलेंगे। अगला है सिंथेसिस के बेसिस पे हम लोग पॉलीमर पॉलीमर को कितने टाइप में डिवाइड करते हैं, तो कंडेंसेशन और एडिशन पॉलीमर। और अभी याद करो तो अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कंडेंसेशन रिएक्शन कौन सी होती है, पॉलीमर, एडिशन रिएक्शन कौन सी होती है, ठीक है। एडिशन पॉलीमराइजेशन कौन से शो करेंगे, ऐसे कंपाउंड जो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। एडिशन रिएक्शन कौन से कंपाउंड शो करते हैं बेटा, जिसमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट होता है। अनसैचुरेशन कैसे पहचानोगे, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो बहुत आसानी से आप पहचान जाओगे। कंडेंसेशन क्या होगा, जिसमें दो डिफरेंट मोनोमर यूनिट होंगी और दोनों कैसी होंगी, बाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल, और वो एक दूसरे के पास आएंगी और फिर उसमें से क्या निकलेगा, कोई ना कोई वाटर या अल्कोहल का एलिमिनेशन होगा और वो कंडेंसेशन पॉलीमर कहलाएंगी, ठीक है। अगला अपने पास है मॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पे हमने पॉलीमर को डिवाइड किया है, इलास्टोमर, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग और फाइबर, चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। आओ एक एक करके सबके एग्जांपल देखते हैं और ट्राई करते हैं हमें याद हो जाए। तो इसका तो ये एग्जांपल सबको याद हो गया। अब चलते हैं इधर, है ना, स्ट्रक्चर के बेसिस पे लीनियर पॉलीमराइजेशन, ब्रांच चेन पॉलीमर और क्रॉस लिंक नेटवर्क पॉलीमर। एक भी आपको एग्जांपल नहीं याद करना है, सिर्फ क्रॉस लिंक का याद रखना है, वो भी एग्जांपल क्या है, बेकेलाइट। एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बेटा क्या है, बेकेलाइट, ठीक है। तो बेकेलाइट बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलीमर होता है, ठीक है, आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, कहां यूज करते हैं वो भी देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको याद रखना है क्रॉस लिंक का एग्जांपल यही है। और अभी हम याद कराते हैं आपको, आगे बढ़ते हैं पहले। फिर क्या है हमारे पास, सिंथेसिस के बेसिस पे हमने पॉलीमर को कितने टाइप में डिवाइड किया है। कंडेंसेशन पॉलीमर का दूसरा नाम है स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, ठीक है, और एडिशन पॉलीमर का दूसरा नाम है चेन ग्रोथ। क्यों भाई इसका नाम चेन ग्रोथ क्यों रखा गया, यार एडिशन का मतलब क्या होता है, एक में दूसरा, दूसरे में तीसरा, तीसरे में चौथा ऐड करते जाओ, तो ऐसे में चेन क्या होगी, लंबी होती जाएगी, है ना, बढ़ती जाएगी, तो यहां पर चेन की ग्रोथ हो रही है। जबकि कंडेंस होने पर किसी चीज पे, ठीक है, वहां पर ब्रांचिंग दिखाई देगी और इस वजह से वो स्टेप ग्रोथ कहलाता है, ठीक है। बात आती है बेटा एग्जांपल्स की, है ना, तो यहां पर एग्जांपल्स हैं पॉलीएमाइड, ठीक है, पॉलिस्टर, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, बेकेलाइट और मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड। फिर आपको लगेगा कि यार याद करना है, तो मैं आपसे फिर एक ही चीज बोलूंगा बेटा कि आपको याद नहीं करना है कंडेंसेशन पॉलीमर का एक भी एग्जांपल। क्यों नहीं याद करना है, क्योंकि आप एडिशन पॉलीमर याद करो ना, और एडिशन भी याद करना है क्या, बिल्कुल नहीं याद करना है। कैसे, जैसे देखो ये क्या है, पॉलीथीन, पॉलीथीन किससे बनता है, इथीन से, और बताओ इथीन में क्या है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड यानी कि अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन मतलब कौन सा पॉलीमर, कौन सा पॉलीमराइजेशन करेगा, एडिशन पॉलीमराइजेशन, तो हो गया, याद हो गया। अच्छा उसका नाम है पॉलीथीन, यानी कि इथीन को ही मल्टीपल टाइम रिपीट किया गया है। तो बताओ मोनोमर यूनिट एक है कि अलग अलग है, जल्दी बताओ, सेम मोनोमर यूनिट है कि डिफरेंट मोनोमर यूनिट है, क्या लगता है आपको। पॉलीथीन के केस में सेम मोनोमर यूनिट है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, होमोपॉलीमर, क्या बोलेंगे बेटा, होमोपॉलीमर, ठीक है। सेम चीज आप इसमें देखो, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन में क्या आ रहा है, स्टाइरीन, स्टाइरीन का फॉर्मूला क्या होता है, अभी पीछे मैंने बना के दिखाया, CH डबल बॉन्ड CH2, ये स्टाइरीन का फॉर्मूला होता है। तो यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से क्या पता लगा, अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन है तो क्या शो करेगा, एडिशन पॉलीमराइजेशन, और एडिशन पॉलीमराइजेशन है तो याद हो गया। फिर आपको मन में आएगा यार होमोपॉलीमर था कि कोपॉलीमर था, तो आप बोलोगे यार पॉलीस्टाइरीन सिर्फ स्टाइरीन के मल्टीपल टाइम्स ऐड होने से बना है ना, और जब स्टाइरीन ही मल्टीपल टाइम रिपीट होकर के बना रहा है तो होमोपॉलीमर कहलाएगा। दो अलग अलग यूनिट जुड़ती तो कोपॉलीमर कहलाता, तो ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। फिर है पॉलीविनाइल क्लोराइड, अब देखो पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, ये होता है ना। यहां पर भी क्या है बेटा, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड मतलब अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन मतलब एडिशन रिएक्शन, और एक ही विनाइल क्लोराइड को मल्टीपल टाइम रिपीट किया गया तो होमोपॉलीमर, ये भी याद हो गया। फिर अगला है बेटा टेफ्लॉन, टेफ्लॉन किससे बना है, देखो ध्यान से पढ़ो, यहां पे देखो क्या लिखा है, टेट्राफ्लोरोइथीन, इथीन का फॉर्मूला क्या होता है, इथीन का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे ये इथीन का फॉर्मूला है, लेकिन उसने बोला टेट्राफ्लोरो,
यानी कि हमें क्या करना है, हमें हर जगह क्या लगा देना है, 4 फ्लोरीन लगा देना है ना, बस बन गया टेट्राफ्लोरोइथीन बन गया। इसी को मल्टीपल टाइम रिपीट कर दोगे तो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन बन गया, यानी कि टेफ्लॉन बन गया। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ ये एडिशन पॉलीमर है कंडेंसेशन, तो आप बोलोगे यार डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन है, एडिशन शो करेगा, एक ही चीज को बार बार रिपीट किया गया है तो होमोपॉलीमर है, रटने जैसी कोई बात ही नहीं है। शायद उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। अब समझ में आ रहा है तो जल्दी से बताओ ये चीजें क्लियर हो रही है कि ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं कुछ और समझा रहा हूं आप समझ कुछ और रहे हो? सब लोग एग्री कर रहे हो? इजी है, याद हो पा रहा है साथ साथ में मेरे? जल्दी बताना बेटा। ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं। फास्ट फास्ट रिप्लाई करो फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो गुड, आगे देखते हैं बेटा। आगे है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। अब फिर हम एग्जाम में अचानक से आ गया पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, तो इंपॉर्टेंट है कि आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, है ना। तो मैंने बनाया स्ट्रक्चर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। जल्दी बताओ बेटा, ये पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल जो मैंने बना दिया, क्या इसमें अनसैचुरेशन है? बिल्कुल है। तो कौन सी रिएक्शन शो करेगा बताना? एडिशन रिएक्शन। और एडिशन रिएक्शन शो करेगा बेटा, इसका मतलब क्या हो गया कि एडिशन पॉलीमर का एग्जांपल हो गया। अच्छा, एक ही मोनोमर यूनिट को मल्टीपल टाइम रिपीट किया गया है कि डिफरेंट को? एक को ही रिपीट किया गया है, यानी कि होमोपॉलीमर। तो एक भी एग्जांपल बेटा ना आपको रट के नहीं जाना है, वो जो अपन ना मगिंग करते रहते हैं, ये है ये है ये है, कुछ नहीं पढ़ना है ना, रटना ही नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अपने आप क्लिक करेगा, हाँ ये तो होगा ही होमोपॉलीमर, ये तो होगा ही एडिशन पॉलीमर। अच्छा, इसके अलावा जो बच गए सारे कंडेंसेशन पॉलीमर है, खत्म, है ना, उसमें परेशान होना ही नहीं है। और इसी एडिशन पॉलीमर में एक है कोपॉलीमर का एग्जांपल, ब्यूटाडाइईन स्टाइरीन कोपॉलीमर। अब मन में आता है यार, अच्छा इतना तो आपने बता दिया, आसान आसान था, अब इसको कैसे बताओगे? बहुत आसान है यार। ब्यूटाडाइईन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? अभी मैंने आपको बताया ना, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये ब्यूटाडाइईन का फॉर्मूला है। साथ में स्टाइरीन का फॉर्मूला क्या होता है अभी मैंने वो भी बताया आपको, इसीलिए पहले ही सारे फॉर्मूला को बता दिया, है ना, फंडामेंटल्स बता दिए। अब बताओ बेटा, इन दोनों में डबल बॉन्ड आ रहा है ना, इन दोनों में डबल बॉन्ड है, यानी कि दोनों क्या है? अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन है तो क्या होगा? एडिशन रिएक्शन शो करेगा। तो एडिशन रिएक्शन के तो एग्जांपल 100% श्योर हैं। अब बताओ, एक ही यूनिट है जो रिपीट हो रही है कि डिफरेंट यूनिट है या डिफरेंट यूनिट है? दो चीजें उसने बोला है, इसका मतलब कंफर्म क्या होगा? कोपॉलीमर। को मतलब टुगेदर, पॉलीमर मतलब टू गो पॉलीमेराइज, टू गेट पॉलीमेराइज, है ना, मतलब साथ साथ दो लोग आते हैं वो पॉलीमेराइज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कोपॉलीमर का एग्जांपल हो गया। तो जहां जहां आप डबल बॉन्ड देखना, ठीक है, सबको क्या मार्क करोगे? ये सब अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ये सब के सब एडिशन रिएक्शन शो करेंगे, एक भी एग्जांपल नहीं याद करना। और जब एडिशन याद हो गया आपको, जो कि बिना याद किए याद हो गया, तो कंडेंसेशन तो जो बच गया कंडेंसेशन है, वो भी बिल्कुल नहीं याद करना है ना, इजी है बिल्कुल। चलिए, बिल्कुल घबराइए नहीं, देखते चलते हैं आगे, है ना। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट वाला क्लासिफिकेशन ये आपके सामने है, ठीक है। एनसीईआरटी में एग्जैक्टली ऐसा लिखा नहीं है बेटा कहीं पे, एनसीईआरटी में एग्जैक्टली ऐसा नहीं लिखा है कि ये मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इसमें प्रेजेंट है, सबसे वीकेस्ट इसमें प्रेजेंट है, ऐसा लिखा नहीं डायरेक्टली, पर उन लाइंस में ऐसा लिखा गया है कि इनका जो ऑर्डर आता है वो ये आता है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? थर्मोसेटिंग। उसके बाद कौन होगा? फाइबर्स। उसके बाद कौन होंगे? थर्मोप्लास्टिक और फिर इलास्टिक, है ना। इलास्टोमर को क्या बोलोगे? इलास्टिक बोलोगे। तो आपको याद रहेगा, कैसे याद रहेगा? सबसे पहले थर्मोसेटिंग, फिर फाइबर, फिर प्लास्टिक, इलास्टिक, ठीक है। मेरे साथ जरा बोल के कोशिश करो, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें प्रेजेंट होगा? थर्मोसेटिंग में, है ना। प्रॉपर उसकी इस हिसाब से स्ट्रक्चर सेट हो जाएंगे कि उसे कोई ब्रेक नहीं कर पाएगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे। उसके बाद फाइबर्स, ठीक है, फिर प्लास्टिक और फिर इलास्टिक। और जब इलास्टिक बोलना तो मन में मन दोहरा लेना कि इलास्टिक मतलब इलास्टोमर होता है ना, नहीं तो एग्जाम में इलास्टिक ऑप्शन ढूंढने लग जाओ, ठीक है। आइए देखते हैं, फिर इसमें देखते हैं इलास्टोमर का एग्जाम्पल। यार इलास्टोमर में क्या होता है ना, जितने रबर आते हैं वही सब उसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। और रबर में क्या क्या आता है? ब्यूनाइस, ब्यूनाइन और नियोप्रीन। कैसे पता चलेगा? आगे रबर वाला सेक्शन पढ़ेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। इसमें फाइबर का एग्जांपल है। फाइबर में एक पॉलीअमाइड फाइबर होता है, पॉलिस्टर होता है। अच्छा, इतना तो सब लोगों ने सुना होगा ना, जब हम फाइबर मतलब कपड़े वगैरह खरीदते हैं तो उसके फैब्रिक्स देखते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना, यार कॉटन है, ये पॉलिस्टर है, ये गर्मी में ज्यादा गर्म करेगा, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। थोड़ा ध्यान दो तो आपको याद आएगा। तो पॉलिस्टर जो है, इसका मतलब वो कपड़ों में यूज हो रहा है। और कपड़े किससे बनते हैं? प्लास्टिक से बनते नहीं है ना, इलास्टिक से बनते नहीं, किससे बनते हैं? फाइबर से बनते हैं। तो यानी कि ये पॉलिस्टर एक फाइबर का एग्जांपल है। और सेम गोज फॉर पॉलीअमाइड टू, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा जो है वो यही है, थर्मोसेटिंग का एग्जांपल, और वो कौन है? बेकेलाइट।
ठीक है, पीछे पढ़ो तो अभी आपने एक और पढ़ा था, बेकेलाइट के बारे में बताओ, पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि बेकेलाइट में क्रॉस लिंक हमें दिखाई देती है ना, इस वजह से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ये मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें पाया जाएगा। अब मेरी बात सुनना सब लोग ध्यान से, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जैसे मान लो एक ब्यूनाइस दे दिया, ध्यान से सुनो सब लोग, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, एक ब्यूनाइस दे दिया, एक पॉलीविनाइल दे दिया, है ना, एक दे दिया नाइलॉन 66 दे दिया, एक बेकेलाइट दे दिया। फिर आपसे पूछा गया कि इनको मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बिहाफ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो कैसे अरेंज कर पाओगे, पहले आपको पता होना चाहिए ना कि कौन किस क्लास का है, तभी तो अरेंज कर पाओगे, इसलिए एग्जांपल याद रखना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब फटाफट से, बहुत जल्दी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसको देखते चलें बस अब, है ना। तो हमारे पास जितने भी एनसीईआरटी में और जितने भी नीट और जेईई में आए हुए क्वेश्चंस हैं, अगर आप ये टेबल हमारे साथ कंप्लीट करते हैं तो अपने आप वो क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस साथ साथ सॉल्व करना है। तो पहला हमारे पास है लो डेंसिटी पॉलीथीन, जिसे हम एलडीपी के नाम से जानेंगे। दूसरा है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, अरे कोई भी हो, लेकिन एक चीज देखो इसमें क्या आ रहा है, पॉलीइथीन, पॉलीइथीन, यानी कि ये इथीन को मल्टीपल टाइम रिपीट करके ये बनेगा, तो दोनों का मोनोमर यूनिट क्या हो जाएगा, इथीन और इथीन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा किसी को बताने की जरूरत है क्या बेटा कि इथीन एक एडिशन पॉलीमर है कि कंडेंसेशन पॉलीमर है, जल्दी बताना बेटा, जल्दी रिप्लाई करना। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना यार कि इथीन क्या है, एक एडिशन पॉलीमर, इसमें सोचना ही नहीं है, क्योंकि इथीन का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है बेटा, इथीन का फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, और डबल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन मतलब एडिशन रिएक्शन, है ना, तो कोई टेंशन ही नहीं लेना है। ठीक है, चलो तो क्लास ऑफ पॉलीमर भी हमको कंप्लीट हो गया, है ना। हम इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में बेटा इसमें तो कुछ भी नहीं है ना, ये जितना भी लिखा गया एनसीईआरटी में आपको रटने की जरूरत नहीं है, कुछ एग्जाम में नहीं आएगा। हाई डेंसिटी पॉलीथीन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जिगलर नटा कैटालिस्ट होता है, और वो हाई डेंसिटी पॉलीथीन के फॉर्मेशन में मदद करता है हमारी। ये होता क्या है, देखो यहाँ क्या लिखा है, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, यानी कि ट्राई इथाइल, तो C2H5 होल थ्राइस AN प्लस यहाँ क्या लिखा है, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, यानी कि TiCl4। ठीक है, ये है, ये लिख लेना कहीं पे, ये जिगलर नटा कैटालिस्ट का कॉम्पोजिशन है बेटा, जो कि अभी ऐसे ध्यान दो ना यार कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन है ना, खतरनाक हाई डेंसिटी पॉलीथीन है, तो उसको बनाने के लिए कोई अच्छा सा कैटालिस्ट लगेगा, नाम भी वैसे उसका जिगलर नटा कैटालिस्ट, है ना। आगे बढ़ते हैं, पॉली इसमें देखते हैं पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन टेफ्लॉन, तो एडिशन पॉलीमर है, अभी पीछे रख चुके हम लोग, है ना, किससे बनता है वो भी देख लिया हम लोगों ने। सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में जेईई में भर भर के इस बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि नॉन स्टिक सरफेस कोटेड यूटेंसिल्स, है ना, वो किससे बनाए जाते हैं, तो वो टेफ्लॉन से बनाए जाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरे जितना भी आपको दिख रहा है ये स्क्रीन उसमें। ठीक है, आइए सबका स्ट्रक्चर देख लीजिए फटाफट से, ये टेफ्लॉन की स्ट्रक्चर हो गई, है ना, ये किसमें यूज होगा, नॉन स्टिक कुकवेयर में, किसमें यूज होगा बेटा, नॉन स्टिक कुकवेयर में। ठीक है, पॉलीक्राइलोनाइट्राइल ये अपने पास बन गया, ठीक है, कैसे बना वो देख लो, एक क्राइलोनाइट्राइल से बनेगा। ठीक है, पॉलीस्टाइरीन, स्टाइरीन का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैं बार बार आपको याद करा रहा हूं, CH डबल बॉन्ड CH2, इसको पॉलीमराइज करके बनेगा तो ये मिलेगा हमें। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड किससे मिलेगा, विनाइल क्लोराइड से मिलेगा, तो ये उसका स्ट्रक्चर हो गया। फट से आगे बढ़ते हैं, अगली क्लास पॉलीविनाइल क्लोराइड बेटा, तो विनाइल क्लोराइड के किससे बनेगा, पॉलीमराइजेशन से, एक क्राइलोनाइट्राइल के पॉलीमराइजेशन से ये बन जाएगा, जिसे इन शॉर्ट क्या बोलेंगे, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, PAN बोलेंगे। ठीक है, और आपके बेटा वो जो एग्जाम्पलर है, एग्जाम्पलर में क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉमर्शियल फाइबर को और हम किस नाम से जानते हैं, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, कॉमर्शियल फाइबर इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन क्या है, ओरलान या एक्राइलॉन, तो ये आपको याद रखना है कि कॉमर्शियल फाइबर जो कि पैन है, यानी कि पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल है, उसी को हम ओरलॉन या एक्राइलॉन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, अब हमारे पास ये पॉलीप्रोपीन है, तो प्रोपीन के मल्टीप्लिकेशन से बनेगा, कोई काम का नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, टेरिलीन। अब देखो टेरिलीन आपको कितनी आसानी से मैं याद करा रहा हूं, ध्यान से सुनना, टेरिलीन में दो वर्ड हैं बेटा, है ना, टेरिलीन में दो वर्ड हैं, एक तो है TER, एक है इलीन। TER का मतलब होता है टेरेप्थेलिक एसिड, ठीक है, क्या है, टेरेप्थेलिक एसिड। ठीक है, और इलीन मतलब इथिलीन ग्लाइकॉल या इथाइलीन ग्लाइकॉल बोलो इसे। ठीक है, ये है, तो दो इसमें होते हैं, तो दो वर्ड से याद रखना, TERYLENE, तो TER का मतलब टेरेप्थेलिक एसिड
और इलीन मतलब इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो यही दोनों चीजें यूज हुई हैं और इनका जो फॉर्मूला होता है पहले मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। और अगला है नायलॉन 6। नायलॉन 6 किससे बनता है? कैप्रोलैक्टम से बनता है, ठीक है। और ये हो गया। चलो अब ये एग्जांपल हो गए सारे के सारे। आओ देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। देख लो जल्दी से, इनके स्ट्रक्चर देख लो। टेरेजिन का स्ट्रक्चर देखो कैसे बना है। ये इथाइलिन ग्लाइकॉल है बेटा। इसको लिखने के लिए हम लोग ऐसे भी लिखते हैं CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, है ना। और ये टेरेप्थेलिक एसिड को अभी मैंने आपको बना के दिखाया था, 1 और 4th पोजीशन पे, 1 और 4th पोजीशन पे हम लोग COOH ग्रुप ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये बन गया TERYLNE, ठीक है। इसी का दूसरा नाम क्या है? डेक्रोन। कैप्रोलैक्टम देख लो, टोटल कैसे याद रखोगे? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है बेटा और प्लस एक क्या है? CONH। जैसे बता रहा हूं वैसे याद रखना कैप्रोलैक्टम, ठीक है। क्या क्या बनाना है हमें? 5 कार्बन बनाने हैं एक रिंग में, सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ते हुए, और एक CONH ग्रुप बना देना, अपने आप बन के तैयार हो गया कैप्रोलैक्टम, ठीक है। और कैप्रोलैक्टम से क्या बनेगा? नायलॉन 6 बन जाएगा, ठीक है। कैसे याद रहेगा? नायलॉन 6 का स्ट्रक्चर देख के कैसे बताओगे? उसका नाम ही है नायलॉन 6, ठीक है। तो टोटल देखो कितने कार्बन है यहाँ पे, काउंट करो कितने कार्बन है? 5 कार्बन है और एक कार्बन ये क्या है? 6 कार्बन है। तो टोटल कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन हो गए और इसलिए इसका नाम पड़ गया नायलॉन 6 नाम पड़ गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास पॉलीमर है नायलॉन 6,6, है ना। नायलॉन 6,6। अब ध्यान से देखना इसमें, यहां पर देखो ध्यान से, ये क्या है? कितने कार्बन है? 6। यहां पर कितने कार्बन है? ध्यान से देखो और बताओ। 4 + 1 + 1 टोटल 6। तो नायलॉन 6,6 है ना, बस ऐसे पहचानना है हमें। तो ये नायलॉन 6,6 का एग्जांपल हो गया। अच्छा एक बार जल्दी से आंसर दे दो बेटा, नायलॉन 6,6 किसका एग्जांपल है? ये कंडेंसेशन पॉलीमर है कि एडिशन पॉलीमर है? सोच के बताओ जल्दी। एग्जांपल जल्दी आंसर करो बेटा, कंडेंसेशन पॉलीमर की एडिशन पॉलीमर क्या होना चाहिए? क्या कहीं आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है रिएक्टेंट में? कहीं नहीं दिख रहा है, तो अनसैचुरेशन नहीं है, तो एडिशन नहीं होगा, तो क्या होगा? कंडेंसेशन होगा। दूसरी चीज ये बताओ, होमोपॉलीमर है कि कोपॉलीमर है? बताओ, को मतलब क्या होता है? कोपॉलीमर है कि होमोपॉलीमर है? क्या आंसर करोगे? थोड़ा फास्ट। होमोपॉलीमर की कोपॉलीमर? थोड़ा जल्दी। हाँ एडिशन पॉलीमर, बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट बताओ। एडिशन एडिशन नहीं बताना अवंतिका बेटा, अब नहीं एडिशन नहीं ना, कंडेंसेशन पॉलीमर होगा ना। हाँ अब बताओ, होमोपॉलीमर है कि कोपॉलीमर है? दो डिफरेंट मोनोमर यूनिट को ऐड किया गया है तो कोपॉलीमर कहलाएगा। को मतलब टुगेदर, है ना, साथ साथ आ रहे हैं दो। तो ये रटने की बात तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमारे पास आ गया फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। तो एक तो होगा इसमें फिनॉल और एक होगा फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? HCHO। ये फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के मिलने से क्या बनता है? सबसे पहले बनता है बेटा नोवोलैक बनता है। नोवोलैक का यूज हम करते हैं कहां पर? पेंट्स वगैरह में करते हैं, ठीक है। नोवोलैक के बाद हम लोग क्या बनाते हैं? नोवोलैक से हम लोग बेकेलाइट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि जब हम बेकेलाइट का फॉर्मेशन करते हैं तो पहला स्टेबल स्ट्रक्चर या पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है? तो आप बताओगे नोवोलैक, ठीक है। फिर बोलेंगे नोवोलैक में थोड़ा सा और फॉर्मल्डिहाइड मिला देते हैं, तब क्या बनता है? बेकेलाइट। फिर क्वेश्चन आता है कि बेकेलाइट में दो मोनोमर यूनिट आपस में किस स्ट्रक्चर से कनेक्टेड रहती हैं? बहुत अच्छे से सुनना, दो मोनोमर यूनिट किस स्ट्रक्चर से कनेक्टेड रहती हैं? हर जगह देखो आराम से और बताओ। देखो ध्यान से, कहीं भी किधर भी आप चले जाओ, किससे कनेक्टेड है? देख के जल्दी बताओ। हर तरफ आप देख लो, कहीं पर भी देख लो, दो मोनोमर यूनिट आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ CH2, है ना। यही बेकेलाइट के एग्जाम में, मतलब बेकेलाइट के बारे में एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। याद रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ आपने शुरुआत में क्या पढ़ा था? ये क्रॉस लिंक पॉलीमर का एग्जांपल है। सबसे अभी उससे पहले क्या पढ़ा था? ये थर्मोसेटिंग का एग्जांपल है ना। और अभी आप कंडेंसेशन पॉलीमर है कि एडिशन पॉलीमर है, ये आप आसानी से देख सकते हो। अच्छा ये होमोपॉलीमर है कि कोपॉलीमर है? बताओ जल्दी बताना बेटा। बेकेलाइट होमोपॉलीमर का एग्जांपल है कि कोपॉलीमर का एग्जांपल है? थोड़ा फास्ट। होमोपॉलीमर की कोपॉलीमर, क्या बोलना चाहोगे बेकेलाइट के बारे में? बेकेलाइट की मोनोमर यूनिट देखना जरा। मोनोमर यूनिट एक सिंगल मोनोमर यूनिट रिपीट्स मल्टीपल टाइम या डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स? तो डिफरेंट है, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा एग्जांपल।
क्या दिया आपने आंसर? कोपॉलीमर, है ना। तो दो डिफरेंट यूनिट देखते ही तुरंत कोपॉलीमर बोल देना, तो रटने उठने मत बैठना इस चीज को, कोपॉलीमर के एग्जांपल कौन कौन सा है और होमोपॉलीमर का कौन कौन सा है, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इधर आगे ग्लिप्टल। अब देखो बेटा, ग्लिप्टल में भी दो वर्ड हैं, एक तो है पीटीएल, एक है जीएलवाई। जीएलवाई का मतलब होता है ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल का मतलब होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। और पीटीएल का मतलब होता है थैलिक एसिड, थैलिक एसिड, ठीक है। थैलिक एसिड का स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाया था मैंने शुरू में, लेकिन चलो फिर से बना दे रहा हूं। 1 और सेकंड पोजीशन पे COOH लगा होगा थैलिक एसिड में, और इथाइलिन ग्लाइकॉल का आपको पता ही है, ये CH2OH, ठीक है। तो नाम में ही छुपा हुआ है मोनोमर यूनिट, ठीक है। आप ध्यान से देखो, GLY PTAL क्या बोलोगे? दो वर्ड से बना है, GLY अलग, PTAL अलग। GLY मतलब ग्लाइकॉल और PTAL मतलब थैलिक एसिड, है ना। थैलिक एसिड का क्या होगा फॉर्मूला? 1 और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे बेंजीन रिंग पे COOH लगा दो। 1 और 4 पे लगाओगे तो क्या बनेगा? टेरेप्थैलिक एसिड। 1 2 पे लगाओगे तो थैलिक एसिड, ठीक है। इस तरह से आसान है। और फिर से आपसे पूछूं मैं कि होमोपॉलीमर कोपॉलीमर है, आप बोलोगे दो यूनिट है तो कोपॉलीमर होगा। फिर मैं आपसे पूछूं कंडेंसेशन है कि एडिशन है, आप बोलोगे यार डबल बॉन्ड तो कार्बन कार्बन ऐसा दिख नहीं रहा है, अरे कंडेंसेशन पॉलीमर, कंफर्म हो गया, ठीक है। सब आसान होता चला जा रहा है। अब मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, तो मेलामाइन का फॉर्मूला देख लो, एक मेलामाइन एक फॉर्मल्डिहाइड, दो अलग अलग यूनिट हैं तो ये भी क्या हो जाएगा? कोपॉलीमर, साथ में कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे रबर की बात, ठीक है बेटा। तो रबर वगैरह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ एक आता है ना, रबर के ऊपर, कि रबर पहले हो गई, रबर कितने टाइप की होती है? रबर दो टाइप की होती है। कुछ रबर होती है जो हम सीधा रबर के वो जो प्लांट होता है उसके लैटेक्स से फाइंड आउट करते हैं, उसे नेचुरल रबर बोलते हैं। कुछ हम बनाते हैं, उसे हम सिंथेटिक रबर बोलते हैं। क्वेश्चन हमेशा ये पूछा जाता है कि नेचुरल रबर इज रिप्रेजेंटेड बाई विच केमिकल स्ट्रक्चर, है ना। तो आप आराम से देखिए और बताइए यहाँ पर क्या लिखा मैंने, आइसोप्रीन या सिस 1,3,4 पॉली आइसोप्रीन। यहां पर सिस वर्ड बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया जिसमें पूछा गया था कि नेचुरल रबर इज रिप्रेजेंटेड बाई, और दो ऑप्शन थे, एक में लिखा था सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन, दूसरे में लिखा था ट्रांस 1,4 पॉली आइसोप्रीन, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना बेटा, सिस फॉर्म को ही हम पॉलीमराइज करके बनाते हैं, वो याद रहे, ठीक है। आइसोप्रीन का फॉर्मूला क्या होता है? 3 मेथाइल 1,3 ब्यूटाडाइईन, है ना। मतलब कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4, ठीक है। 2 पे मिथाइल लगा दो, 1 और 3 पे इन लगा दो, बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर दो, बस 1 2 3 4, बस ये बन गया। ये है आइसोप्रीन का फॉर्मूला। अब बेटा नेचुरल रबर की ना बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, नेचुरल रबर बहुत ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है, बहुत आसानी से टूट जाती है, मतलब ब्रिटल होती है ना। हाई टेम्परेचर पे मतलब बहुत सॉफ्ट हो जाती है, लो टेम्परेचर पे ब्रिटल हो जाती है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में आसानी से घुल जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। तो और कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन कराओगे तो ये तुरंत क्या हो जाएगी? उसके अटैक से ये चेंज हो जाएगा इसका केमिकल स्ट्रक्चर। तो नेचुरल रबर के साथ जब इतनी समस्याएं होती हैं तो समस्याओं को दूर करने के लिए हम एक प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, उस प्रोसेस का नाम है बल्कनाइजेशन ऑफ रबर। और बल्कनाइजेशन रबर में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास नेचुरल रबर होती है उसमें हम 5% सल्फर मिला देते हैं, उसकी वजह से उसमें क्रॉस लिंक हो जाती है ना। आपस में दो जो मोनोमर यूनिट होती है उसमें क्रॉस लिंकेज हो जाता है, उस क्रॉस लिंकेज की वजह से उसे स्टेबिलिटी मिलती है, और ये तरह तरह के जो अटैक होते हैं उनसे वो बच जाती है, और इस तरह से वो रबर स्टेबिलिटी की तरफ मूव करती है। तो याद रहे, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर किससे करते हैं? सल्फर मिक्स करा के। कितने परसेंट सल्फर? 5% सल्फर, ठीक है, बस। ओके, अब अपना है सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर में बेटा दो एग्जांपल हमारे पास है, नियोप्रीन और ब्यूना एन रबर, ठीक है। नियोप्रीन और ब्यूना एन रबर। अब ध्यान से देखना इनका नाम ऐसा क्यों पड़ा। देखो पहले यहां पर एक ब्यूना एस रबर है, ब्यूना एन रबर है, और ये हमारे पास नियोप्रीन है। अब आपके बेटा एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ब्यूना एस और ब्यूना एन में डिफरेंस बताइए क्या क्या है, ठीक है। तो आइए फिर देखते हैं क्या क्या डिफरेंस है। यहां पर इसका मतलब क्या है, बीयू का मतलब क्या है? बीयू का मतलब है ब्यूटाडाइईन, Na का मतलब है Na मतलब सोडियम, है ना, और S फॉर स्टाइरीन। ध्यान से देखना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्या बोला मैंने।
ब्यूना एस का मतलब समझ में आ गया, ब्यूटाडाइईन, Na फॉर सोडियम, S फॉर स्टाइरीन। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। यानी कि इस रिएक्शन को, इस ब्यूना एस रबर को बनाते समय हम सोडियम को एज अ कैटालिस्ट यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम ब्यूना एस रबर पड़ा। ठीक है, और ब्यूटाडाइईन और स्टाइरीन अगर हमने समझ लिया कि दो वर्ड से बने हैं, तो हमने इसके दोनों मोनोमर यूनिट भी साथ साथ देखो याद कर ली, तो हमें अलग से याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर आप देख लो रिएक्टेंट साइड में अनसैचुरेशन है ना 100% है, तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, एडिशन पॉलीमर का एग्जांपल हो जाएगा। देखो एडिशन पॉलीमर का एग्जांपल भी है। फिर मैं पूछूं होमोपॉलीमर है, कोपॉलीमर है, तो आप बोलोगे को मतलब टुगेदर, दो अलग अलग मोनोमर यूनिट जुड़ रही हैं, यानी कि ये पक्का कोपॉलीमर का एग्जांपल है। ठीक है, सारी चीजें आपको ऐसे देखते हैं। अब ठीक है, रबर है तो क्या होगा, इलास्टोमर की थर्मोप्लास्टिक की थर्मोसेटिंग की फाइबर, तो आप बोलोगे रबर से तो इलास्टिक बनाते हैं, अरे यार ये इलास्टोमर है, खत्म। ठीक है, अब इधर आ जाओ, यहां पर है ब्यूना एन रबर। ठीक है, एन जो आया है ये एक्राइलोनाइट्राइल से आया है। किससे आया है, एक्राइलोनाइट्राइल से आया है। और ब्यूना बीयू किससे आया है, ब्यूटाडाइईन से आया है। ठीक है, एन अगेन फिर सोडियम हो गया, तो यहां पर देखो 1,3-ब्यूटाडाइईन और एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, अब पता एक क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि ऐसा कौन कौन सा पॉलीमर है जिसमें ब्यूटाडाइईन यूज होता है। ध्यान से देख लेना, मेरा क्वेश्चन सबको समझ में आ गया ना, ऐसा कौन कौन सा पॉलीमर है जिसमें ब्यूटाडाइईन यूज होता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको सोचना है ब्यूना एस में बीयू आ रहा है तो ब्यूटाडाइईन होगा, ब्यूना एन में भी बीयू आ रहा है तो ब्यूटाडाइईन होगा। ठीक है, इस तरह से आपको समझना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन आपके कहीं और नहीं, आपके एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर बात आती है सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर बेटा देखो, सिंथेटिक मतलब हमने बनाया है, हमने बनाया मतलब हमने अभी नया नया बनाया है, नया नया मतलब नियोप्रीन। कैसे याद रखोगे, सिंथेटिक रबर को हमने नया नया बनाया है, मतलब नियोप्रीन को हम सिंथेटिक रबर बोलते हैं। ठीक है, सिंथेटिक रबर को नाम क्या है, नियोप्रीन, और बनाए किससे, क्लोरोप्रीन से। ठीक है, तो ये क्लोरोप्रीन है और इससे हम लोग क्या बना लेते हैं, नियोप्रीन बना लेते हैं। ठीक है, तो ये सिंथेटिक रबर का भी केस कंप्लीट हो गया। फिर आगे हमारे पास बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का एग्जांपल क्या है। ठीक है, तो दो एग्जांपल है हमारे पास, जो कि अभी रिसेंटली आपकी नीट के एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ था। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बेटा जो है हमारे पास एक लाइन, वो ये है कि एलिफैटिक पॉलिस्टर, ध्यान से देखना, एलिफैटिक पॉलिस्टर जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बनाते हैं। अब कल को अगर ये हाउ मेनी करेक्ट में अगर आ गया है ना कि एरोमेटिक पॉलिस्टर, तो दिमाग वहां पे काम नहीं करेगा, यार एलिफैटिक था कि एरोमेटिक था, क्योंकि इस लाइन पे हमारा फोकस जाता नहीं है ना। तो बहुत अच्छे से इस बात को याद रखा जाए कि वो एलिफैटिक पॉलिस्टर है। दूसरी चीज, इसका नाम पॉलिस्टर क्यों पड़ा, यानी कि इसमें एस्टर आना चाहिए। और एस्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, कैसे रिप्रेजेंट करते हो बेटा एस्टर को, एस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई RCOOR डैश। तो पॉलिस्टर के लिए एस्टर लिंकेज क्या होगी, ये वाली। और देखो यहां पर ये क्या है, C डबल बॉन्ड O, है ना। तो ये देख करके हम समझ जाएंगे कि पॉलिस्टर का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, ये पॉलिस्टर का एग्जांपल है, यहां से हमें आइडिया लगेगा। ठीक है, इसका नाम क्या है बेटा, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। ब्यूटाइरेट का मतलब क्या होता है, क्या होगा, ब्यूट मतलब क्या होता है, 4 कार्बन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन। तो देखो यहां पर कितने कार्बन है, 4 कार्बन। फिर यहां पर लिखा है को मतलब टूगेदर। ठीक है, बीटा मतलब क्या होता है, आप सबको पता होगा बेटा, फंक्शनल ग्रुप से लगा हुआ कार्बन, अल्फा कार्बन के बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन कहलाता है। तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो ये कार्बन क्या हो गया, अल्फा कार्बन, ये कार्बन क्या हो गया, बीटा। तो बीटा पे क्या लगा है, OH, इसलिए इसका नाम पड़ गया बीटा हाइड्रोक्सी। और यहां पर भी देखो ये क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप, ये कार्बन अल्फा और ये कार्बन क्या हो गया, बीटा, और बीटा पर क्या लगा है, OH, यानी कि बीटा हाइड्रोक्सी। तो देखो वहां पर 4 कार्बन है और फिर अगले में क्या है, 5 कार्बन है। ठीक है, अब 5 कार्बन के एसिड को एक्चुअल में हम लोग वैलेरिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैलेरिक एसिड। ना पता हो तो बात नोट कर लेना, जिसे आप पेंटेनोइक एसिड बोलते हो ना, एक्चुअल में पेंटेनोइक एसिड इज आल्सो नोन एज वैलेरिक एसिड। ठीक है, तो 4 कार्बन हो गया, 5 कार्बन हो गया। ठीक है, तो ये और दोनों को मिला करके हम लोगों ने ये बना लिया PHBB। दूसरा हमारे पास जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का एग्जांपल है नायलॉन 2, नायलॉन 6। ठीक है, तो सिंपल है, नायलॉन 2 नायलॉन 6 आप लोग आसानी से कर लोगे। इसका नाम नायलॉन 2 है, यानी कि 2 कार्बन होने चाहिए, 2 कार्बन यहाँ पे हैं। इसका नाम नायलॉन 6 है, तो यहाँ पर 6 कार्बन होने चाहिए। तो देखो 5 + 1 = 6 कार्बन यहाँ मिल गए हमको। ठीक है,
चलो ये सारा का सारा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद फिर एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, आप इजीली कर सकते हो, है ना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें से आप आसानी से कर सकते हो, जितना पढ़ाया गया उसी से हो जाएगा आसानी से। ठीक है, ये क्वेश्चन है फिर कैसे आप इसको अरेंज दी फॉलोइंग पॉलीमर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो सबसे पहले आपको ना इनकी जो क्लासेस हैं उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर पता होना चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होता है, थर्मोसेटिक में, उसके बाद फाइबर में, फिर प्लास्टिक और फिर इलास्टिक, है ना, यही तो पढ़ा था हम लोगों ने। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना होगा। ठीक है, और फिर इजिली आपको आंसर आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है डिस्कस द मेन पर्पज ऑफ बल्कनाइजेशन ऑफ रबर। अभी मैंने आपको सिखाया कि बल्कनाइजेशन क्यों करते हैं। तो जो हमारे पास नेचुरल रबर होती है उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे मैंने कहा वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर हम यूज कर लेंगे तो वो इजिली क्या होगा, अटैक कर देगा उस पर और उसकी स्ट्रक्चर को बिगाड़ देगा। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा अगर हम टेम्परेचर को कम कर दे तो ब्रिटल नेचर का होता है, टेम्परेचर को अगर हम बढ़ा दें तो फिर वो इजिली ब्रेक कर जाता है ना। इन सारी प्रॉब्लम से हम बचने के लिए क्या करते हैं, नेचुरल रबर में 5% सल्फर मिक्स कर देते हैं, जिससे उसमें क्या होता है कि ब्रांचिंग या इंटरलिंकिंग हो जाती है ना, उसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, यही इसका मेन पर्पज होता है। अगला अपने पास है एनसीईआरटी क्वेश्चन की हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसका मोनोमर यूनिट क्या होगी। तो सबसे पहले इसको देख लो आप आसानी से, इसकी मोनोमर यूनिट बताना है। आंसर तो मैंने लिखा है पर आप देखो कैसे पहचानोगे। यहां पर देखो क्या है, ये 6 कार्बन है, यहां पर क्या है टोटल, देखो कितने कार्बन है टोटल, 10 कार्बन है, 8 प्लस 1 प्लस 1 10 कार्बन है। तो एक 10 कार्बन का एसिड ले लो और एक 6 कार्बन का हमारे पास क्या लेना है, डाई अमाइन लेना है बस। देखो दोनों के दोनों वही बने हुए हैं, ये तो मेलामाइन है, अभी पीछे आप लोगों ने पढ़ा था, है ना। तो ये टोटल अपने पास हो गया। अब आगे एक दो क्वेश्चन है जो अभी रिसेंटली आपके एग्जाम में आए हैं। ठीक है, जैसे मोनोमर आर कन्वर्टेड टू पॉलीमर बाय, किस रिएक्शन की वजह से हम लोग किसी मोनोमर यूनिट को पॉलीमर में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो आपने पढ़ा कि जो प्रोसेस होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है एडिशन, एक होता है कंडेंसेशन, है ना। और इसके अलावा तो आपने पढ़ा नहीं कहीं, ये तो पढ़ा नहीं कि हम H प्लस निकाल देते हैं। प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है बेटा, प्रोटॉन को ऐड करना, यानी कि एडिशन ऑफ H प्लस को प्रोटोनेशन बोलते हैं। डी प्रोटोनेशन मतलब रिमूवल ऑफ H प्लस। हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है, लिसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन, हाइड्रो मतलब होता है वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड या फिजन ऑफ बॉन्ड इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। तो अगर बेटा मोनोमर के ही बॉन्ड को ब्रेक कर दोगे तो कहां से कुछ बन पाएगा, है ना। तो मोनोमर आर कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर विद द हेल्प ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन मोनोमर्स। ऑल्सो अगर एडिशन रिएक्शन एग्जांपल दिया होता तो वो भी सही होता, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अमंग ये जो कुछ भी दिए गए हैं, सेलुलोज, पॉलीविनाइल क्लोराइड और नायलॉन और नेचुरल रबर, द पॉलीमर इन विच द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीकेस्ट। तो आपको सबसे पहले ये आंसर नहीं बताना है, पहले आपको देखना है कि कौन सी क्लास का सबसे वीकेस्ट सच में होता है। तो बताओ सबसे वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस क्लास ऑफ पॉलीमर में पाए जाते हैं, जल्दी आंसर करो, फिर इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे लोग। बोलो भाई, किसमें पाए जाते हैं सबसे वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किस क्लास ऑफ पॉलीमर में पाए जाते हैं, इलास्टोमर। वेरी गुड, इलास्टोमर में पाए जाते हैं, बहुत बढ़िया। अब इलास्टोमर मतलब इलास्टिक, इलास्टिक मतलब रबर, यानी कि इसमें ढूंढना है रबर का एग्जांपल। नायलॉन किसका एग्जांपल होता है, फाइबर का, याद करो नायलॉन 6, नायलॉन 6 दोनों पॉलीअमाइड होते हैं, और पॉलीअमाइड क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बेटा, जेईई मेंस 2017 का क्वेश्चन है, द फॉर्मेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इन्वॉल्व हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, किसमें हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कराते हैं। कोई बता पाएगा इसका आंसर, नहीं क्वेश्चन चेंज हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, पुराने वाले का नहीं। खत्म है लास्ट क्वेश्चन, है किसी के पास आंसर इसका, कोई भी बताओ बताओ बेटा, जल्दी बताओ, आपके पास टाइम है अभी बताने का। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, मैंने हाइड्रोलिसिस का मतलब बता दिया है ना, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर द ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड। चलो ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूं, है ना, आप इसको सॉल्व करके बताना क्योंकि इजी आपको आना चाहिए। चलो
आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन मेरे बताने कोई फायदा है नहीं, आप कर लोगे आसानी से। नायलॉन थ्रेड्स आर मेड अप ऑफ, अभी आपने देखा नायलॉन किससे हम बनाते हैं, अभी मैंने बोला भी सेम वर्ड अभी बोला, तो मैं नहीं बता रहा इसका आंसर, इसका भी आंसर आप कर सकते हैं इजिली, है ना। कोई बताएगा क्या आंसर होगा इसका? नायलॉन थ्रेड्स आर मेड अप ऑफ, अभी अभी डिस्कस हुआ है, कोई बताए बेटा। लास्ट के बस 2-3 मिनट और क्लास के बचे हैं, थोड़ा एनर्जी के साथ देख लो, है ना सारी चीजें। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर करेंगे फटाफट से, है ना। बताइए कोई आंसर बेटा इसका, नायलॉन थ्रेड किसका बना होता है? नायलॉन के दो एग्जांपल हम लोगों ने बताए थे, नायलॉन 6 और नायलॉन 6 वो दोनों किसके बने थे? हाँ, पॉलीएमाइड ना। ठीक है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ये हो गया। फाइनली आज की क्लास कंप्लीट होती है, पॉलीमर का सेशन एंड होता है। तो जो भी रहा, एक बार हम थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज करेंगे। टोटल पॉलीमर हम लोगों ने कितने टाइप का पढ़ा बेटा? 4 टाइप का क्लासिफिकेशन पढ़ा। पहला क्लासिफिकेशन क्या था? सोर्स क्या है, मतलब नेचुरल, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक, जिसमें मैंने आपसे कहा नेचुरल में सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं, आपको एक भी याद करने की जरूरत नहीं है उसके अलावा। ठीक है, सेमी सिंथेटिक में किसी नेचुरल को ही थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो, वो भी याद हो गया। दूसरा पढ़ा था हम लोगों ने मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, एडिशन या कंडेंसेशन, तो मैंने कहा एडिशन आपको पता चली गया, जितने भी डबल बॉन्ड पाए जाएं सारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड एडिशन शो करेंगे, उसके अलावा सारे कंडेंसेशन शो करेंगे, तो वो भी याद करने की जरूरत नहीं है। फिर आपने पढ़ा था लीनियर, है ना, और फिर वो क्रॉस लिंक, और ये वाला, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट था क्रॉस लिंक वाला, और जिसका एग्जाम्पल क्या था? बेकेलाइट, बस एक ही इंपॉर्टेंट है बेटा। फिर आ गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बिहाफ पे, मैं पूरा रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान से सुनना जल्दी जल्दी। ठीक है, फिर आ गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बिहाफ पे, तो सबसे पहले आपको ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन याद होना चाहिए, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? जिसमें हम लोगों ने सबसे ज्यादा थर्मोसेटिंग, फिर फाइबर, फिर उसके बाद इलास्टिक, और फिर सॉरी प्लास्टिक, और फिर इलास्टोमर, है ना। इन सबके एग्जाम्पल आ गए। ठीक है बेटा, उसके बाद फिर हम लोगों ने ये अपना कंप्लीट हो गया, फिर एक एक पॉलीमर हम लोगों ने उठाया और हमने एक एक पॉलीमर का डिस्कस किया। ठीक है, इस तरह से पॉलीमर का सेशन कंप्लीट होता है। आपको आज 9 बजे आपकी क्विज है जो पॉलीमर पर ही बेस्ड है, और आप भैया आपने जितना पढ़ा आप उसको चेक कर सकते हैं कि मुझे कितना आया कितना नहीं आया। ठीक है, एग्जैक्ट 9 बजे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे ये क्विज होगी। ठीक है, किस पे होगी? टेलीग्राम ग्रुप पे, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको देख, ये टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने सेंड कर दी आपको, है ना। आप इस लिंक के थ्रू जाकर के टेलीग्राम ग्रुप अपना ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां से इजिली हम लोग आज का क्विज करेंगे, और वहीं पर आपको ये पीडीएफ भी अभी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप पे अभी नेक्स्ट 5 मिनट में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, अब बताना बेटा क्लास कैसी रही, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से जल्दी आप बता दें, जितना पॉसिबल हो सके, जो भी आंसर कर सकें। क्लास समझ में आ गई बेटा? कुछ याद हुआ कि नहीं याद हुआ, थोड़ा बहुत? तो आगे का जो भी प्रोसेस रहेगा, जो भी नेक्स्ट लाइव सेशन होना है बायोलॉजी का, फिजिक्स का, और जो भी नेक्स्ट केमिस्ट्री का सेशन होना है, आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे ही सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, है ना। उम्मीद करते हैं सबको थोड़ी सी क्लास तो समझ में आई होगी। आगे आप लोग कमेंट सेक्शन में अभी जो आपके टेलीग्राम ग्रुप पे जाना, तो वहां पर ये लिख देना कि मुझे किस सबसे टॉपिक, जो सबसे टफ टॉपिक लगता हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आप वो उसमें पोस्ट कर देना कि हमें इस पर वीडियो चाहिए, है ना, या इस पर एक लाइव सेशन चाहिए। तो हम लोग फिर नेक्स्ट लाइव सेशन उस टॉपिक पे करेंगे जो आपकी नीड होगी, है ना, ताकि आपका एग्जाम इजी हो जाए, आपके लिए चीजें आसान होती जाए। ठीक है, ठीक है, चलो फिर बेटा मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ठीक है, अपना ख्याल रखना सब लोग, खूब अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है, और जो भी होगा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, वहीं पर हम लोगों का कम्युनिकेशन चलता रहेगा। ओके, तो अभी के लिए बाय बाय।